का ये 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं मिक्स्ड सर्किट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। मिक्स्ड का मतलब हुआ कि जिस कॉम्बिनेशन में सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के रेजिस्टेंस एक साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस आपके सामने रखा है और ये 10 क्वेश्चन एकदम एक दूसरे से अलग है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए। अब इक्विवेलेंट का मतलब तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस या सीरीज या पैरेलल में हो, वो जितना करंट ड्रॉ करता है सब मिल करके उतना यदि एक रेजिस्टेंस करे तो उस एक रेजिस्टेंस को, सिंगल रेजिस्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इन सारे रेजिस्टेंस के बदले एक वैल्यू हमें मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि वो सिंगल रेजिस्टेंस जितना करंट ड्रॉ करेगा अकेले, ये सारे मिलकर के उतना करेंगे। हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखे हैं कि सीरीज में 2 पॉइंट के बीच में सारे रेजिस्टेंसेस एक ही पाथ में जुड़े होते हैं। पैरेलल में हमने देखा है कि 2 पॉइंट के बीच में सारे रेजिस्टेंसेस अलग अलग सेपरेट पाथ में जुड़े होते हैं। यहाँ पर जितना भी सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में सीरीज और पैरेलल मिला हुआ है। आपको पहचानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना है कि किन 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो जितना भी सर्किट है इस सब में हम लोग ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालने का बात किया है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, इसका डायग्राम आप देखिए, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा ही डायग्राम। आप ध्यान से देखिए कि ए और बी के बीच में ये किस तरह से ये जुड़ा हुआ है। आप सॉल्व करते समय पहला नज़र डालिए कि सबसे अंदर वाले पोर्शन में सीरीज या पैरेलल या जंक्शन किस जगह पे है। तो हमें तो निकालना है ए और बी के बीच में, लेकिन डायरेक्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से जब चले तो 2 पाथ में ये बट गया। आप एक पाथ, किसी एक पाथ में जाइए, ये रेजिस्टेंस जो 12 ओम का है ये डायरेक्ट बी से जुड़ा हुआ है, इसलिए एकदम छोड़ दीजिए इसको। अब इस रास्ते से में जाइए तो ये 7 ओम के बाद ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, दोनों फिर इस जगह पे आके मिल गया है। तो सबसे पहले ये 2 पॉइंट के बीच सॉल्व करिए। अब आप देखिए कि ये 2 पॉइंट के बीच में 4 ओम और 6 ओम सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो 6 4 10 निकाल दीजिए। देखिए यहाँ 10 निकाल दिए। उसके बाद फिर इसी 2 पॉइंट के बीच में ये 10 ओम इसके पैरेलल जुड़ा हुआ है, इसके पैरेलल इसको लिख दिए। अब देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व करके 10 और 10 का पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका आधा होगा 5। तो 5 और ये 7 सीरीज में आ जाएगा। अब इस रास्ते में ये 5 और ये 7 सीरीज है, तो 7 और 5 12 हुआ, और ये वाला 12 जो है वो इसके बीच पैरेलल जुड़ा हुआ है। फिर उसको जोड़ करके हम लोग निकाल देंगे आंसर इसका। तो 12 और 12 का पैरेलल हो गया 6, सो इसका आंसर होगा 6 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, ए और बी के बीच में किस तरह से ये जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप गौर करिए कि ए इतना चौड़ा, ए में ए का जंक्शन है और बी का जंक्शन ये है। इसके बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट ले या ये पॉइंट ले या ये पॉइंट ले, सब एक ही जगह है। उसी तरह से बी पर भी है। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना दिए हैं। ये सारा रेजिस्टेंस 10 ओम है, नीचे लिखा हुआ है। तो ये 10 ओम, ये 10 ओम ए और बी के बीच इस तरह से जुड़ा हुआ है, और नीचे वाला 10 ओम और 10 ओम ऐसे जुड़ा हुआ है।
अब बीच वाला देखिए, इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है, और इसके बीच में ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो ये दोनों पैरेलल को जोड़ करके फिर ये दोनों पैरेलल निकाल करके दोनों को सीरीज में जोड़िए, फिर ये 1 2 3 को पैरेलल में जोड़ के आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहां पर जंक्शन है, यहां जंक्शन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में ये दो सेट का रेजिस्टेंस 4 बार पैरेलल में जुड़ा हुआ है। एक हुआ डायरेक्ट ये, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ, यानी दो करके सीरीज है, और फिर ये 4 भाग पैरेलल में जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम आपको पहले ही बताए हैं कि किस पॉइंट के बीच निकालना है, पहले उसको गौर से देखिए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। ए और बी के बीच में जो सर्किट डायग्राम है ये थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपको ए और बी के बीच में 6 ओम को भी टच मत करिए, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसको कुछ करना नहीं है। आप यहाँ से जब शुरू करते हैं 1 2 3 रास्ता है, ये इस 6 ओम वाले को छोड़ दीजिए, पहले इस रास्ते में जाइए, तो इस जंक्शन और इसके बीच में ये दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, और ये 7 ओम इन दोनों के पैरेलल है, तो 7 ओम देखिए इन दोनों के पैरेलल है। पहले इतना सॉल्व कर लीजिए, फिर 5 ओम को इसके सीरीज में है, 5 ओम इसके सीरीज में है, और फिर ये 6 ओम पूरे के पैरेलल है। इस तरह से आप अपना आंसर निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, ए और बी के बीच में इस तरह से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है। सबसे पहले यहां से जब चलेंगे तो 3 भाग में बटा हुआ है। आप इसके बीच में, इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में पहले आप सॉल्व करके देखिए। इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में आप जब सॉल्व करेंगे तो 10 ओम और 10 ओम ये पैरेलल जुड़ा हुआ है, फिर जो कुछ निकलेगा 5 ओम निकलेगा, वो फिर इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी इसके और इसके बीच जो जंक्शन है उसको देखिए। ये दोनों पैरेलल निकालिए, फिर इसको सीरीज में जोड़िए, फिर ये इसके बीच में 10 ओम पैरेलल है, फिर पैरेलल में निकालिए, फिर अभी 5 ओम सीरीज में, फिर सीरीज में जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बना दिए हैं। ये 10 ओम का 5 ओम हो गया, और ये 5 ओम सीरीज में लगा हुआ है, और ये 10 ओम पैरेलल में लगा हुआ है, ये किनारे वाला 5 ओम सीरीज में लगा हुआ है। इस तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ए और बी जो टर्मिनल है, ये और बी जो टर्मिनल है, इसके बीच में रेजिस्टेंस का कनेक्शन आप देखिए। यदि कोई सेल को हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर भी मिला, इधर भी मिला, तो ये रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव के बीच कोई करंट पास नहीं करता है। उसी तरह से नेगेटिव या नेगेटिव के बीच कोई करंट पास नहीं करता है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसका इक्विवेलेंट देखिए, ये 10 ओम और 10 ओम, ये यहाँ का और यहाँ का कैंसिल हो गया। अब ये सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया, आप इसको आसानी से निकालिए। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में सर्किट का जो फॉर्म है उसको देखिए, 5 10 15 2 4 6। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसका मतलब होता है कि ऊपर और नीचे यदि रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होता है तो बीच वाला रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं करता है, क्योंकि रेशियो सेम होने की वजह से दो ऊपर और नीचे जंक्शन का पोटेंशियल सेम हो जाता है और कोई करंट पास नहीं करता है। इसलिए इसको और इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, और जैसे ही हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, ये
इस रूप में बदल जाएगा और इसको फिर आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ये स्ट्रक्चर देखिए इसका कैसा है। ये भी है 4 ओम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट या हिंट देखिए दिया हुआ है। ये 4 ओम है और ये 8 ओम और 8 ओम ये दोनों पैरेलल जुड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होने का मतलब हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, तो दोनों पॉइंट को सेम मिलाते और ये 4 ओम सॉरी ये 8 ओम है, ये 8 ओम ये इसके पूरे के साथ पैरेलल जुड़ा हुआ है। देखिए ये यहाँ नहीं, देखिए यहाँ देखिए, फिर सर्किट सिंपल हो गया, आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि एक सर्कल कंडक्टिंग सर्कल है, उसके अंदर 4 रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है। देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आप गौर से देखिए ये रिंग चारों तरफ घुमा हुआ है और हर एक रेजिस्टेंस का एक एक टर्मिनल टच किया हुआ है। इसको हम लोग ये मान लिए थे, ये मान करके एक ही जंक्शन से 4 रेजिस्टेंस निकाले और फिर चारों का दूसरा टर्मिनल एक जगह यहाँ पे जुड़ गया है, तो बी यहीं से तार निकला हुआ है, ये पी पर है, यानी ये चारों पैरेलल है। इसका मतलब इसके बीच में जितना भी आप जोड़ेंगे सब के सब पैरेलल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि फिगर तो वैसा ही है, लेकिन इसमें भी 4 रेजिस्टेंस है, इसमें भी 4 है, लेकिन फर्क दोनों में क्या है कि ए और बी टर्मिनल जहां से निकाला गया वो डिफरेंट है। इसका मतलब हुआ कि जहां से ये वाला कनेक्शन लिया गया है ए पॉइंट का, वो रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रिंग से जोड़ करके हम एक पॉइंट निकाल लिए ए। 3 रेजिस्टेंस निकाले, यहां से 3 निकला हुआ है, 1 2 3, और तीनों का एक पॉइंट दूसरा पॉइंट एक जगह कनेक्ट हो गया, तो यहां कनेक्ट हो गया। देखिए फिर यहां से एक और रेजिस्टेंस जो निकला है, ये सब 5 ओम का है, ये 5 ओम का है, तो आप यहाँ पर 5 ओम लेकर के ये 5 हुआ, ये 3 5 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल है, और ये 5 ओम उससे देख रहे हैं बी यहाँ से जुड़ा हुआ है इस जंक्शन से, और फिर ये सीरीज में जोड़ करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स और भी पता नहीं कितने तरह के सर्किट डायग्राम है। हमने आपको एक आइडिया दिया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें अंदर से ही सॉल्व करना होता है, जंक्शन को पहचानना होता है, सीरीज और पैरेलल को पहचानना होता है। इसके आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेल्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि जब बहुत सारे सेल्स को हम लोग सीरीज या पैरेलल में कंबाइन करते हैं, तो एक शर्त, एक कंडीशन हमें समझ में आता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे सेट किया जाए कि अधिक से अधिक करंट मिले, कम से कम करंट मिले। यानी ज़्यादा से ज़्यादा करंट के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होना चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर, ये दोनों के बीच रिलेशन हम जानना चाहते हैं कि पैरेलल में यदि हम लोग सेल्स को जोड़ते हैं तो मैक्सिमम करंट के लिए रिलेशन क्या होगा। यदि हम लोग सीरीज में सेल्स को जोड़ना चाहते हैं तो स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच रिलेशन क्या होगा। अब ऐसा है कि हम लोग दो तरफ से सेल को कंबाइन करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में करते हैं, उसी तरह से सेल्स को भी सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं, क्योंकि किसी किसी सर्किट में बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं। हम लोग एक टॉर्च खरीदते हैं, यदि उसमें भी देखते हैं कि 2-3 सेल हम लोग आगे पीछे करके लगाते हैं, वो सीरीज कहलाता है। और पैरेलल में मतलब सारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ, नेगेटिव टर्मिनल एक साथ जोड़ दें तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। हम लोग दोनों तरह के कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट के लिए इंटरनल और
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का रिलेशन को जानेंगे। आसान हो समझने में, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी सेल ली है वो एक जैसा सेल है। n सेल्स हम लोग लिए हैं, सीरीज में भी और पैरेलल में भी, और सारे सेल का वैल्यू, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ सब का सेम है। ये हम इसलिए किए हैं ताकि समझना टॉपिक को आसान हो। अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। जब बहुत सारे सेल को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एक ही रास्ते में जोड़ दिया जाए तो हम लोग उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यहाँ डॉट डॉट हम लोग दिए, मानी n सेल हमने ले लिया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितना सेल हम लोग आगे पीछे करके जोड़ेंगे सेम डायरेक्शन में, उतना ईएमएफ बढ़ता चला जाएगा। एक सेल का ईएमएफ यदि ई है तो n सेल लगाए तो टोटल ईएमएफ NE हो गया। यहाँ डॉट डॉट दिए हैं, मतलब बीच में बहुत सारा सेल्स लगा हुआ है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये कैपिटल R है, देखिए ये कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये सब है इंटरनल रेजिस्टेंस। सीरीज में जब हम टोटल रेजिस्टेंस को निकालेंगे तो NR हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस हो गया NR प्लस R। मान लेते हैं कि इतने सेल मिल करके I करंट पास करा रहा है, तो करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से लिखेंगे V बाय R। तो V के जगह हमारा NE है टोटल EMF, और रेजिस्टेंस के जगह NR प्लस R है। हम इसको मैथमेटिकली क्या किए, n को नीचे ले आए, सो E बाय R प्लस R बाय N हुआ। अब कंडीशन देखिए, केस 1, इफ स्मॉल r इज टू मच लेस देन कैपिटल R, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके मुकाबले में इंटरनल रेजिस्टेंस यदि बहुत कम हो, ना के बराबर, तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, स्मॉल r कैन बी नेग्लेक्टेड, और तब हमारा करंट हो जाता है NE बाय R। देखिए R को हमने नेग्लेक्ट कर दिए, तो ये जो बचा ये बता रहा है कि E बाय R एक सेल का करंट है। तो यदि हम लोग इस कंडीशन में जाते हैं तो टोटल करंट आपको कितना मिला, n टाइम्स ऑफ द सिंगल सेल करंट ऑफ द सिंगल सेल, यानी कि ये मैक्सिमम करंट हुआ। अब ये बात आप आज खाली रखिए कि सीरीज में यदि मैक्सिमम करंट लेना हो तो शर्त क्या बन गया, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यदि ऐसा हम लोग रखेंगे तो मैक्सिमम करंट मिलेगा। केस 2 में हम लोग देख रहे हैं कि NR इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि जितना सेल्स का रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस वो कैपिटल R से यदि बड़ा हो जाए तो R को ही हम लोग कैपिटल R को ही नेग्लेक्ट करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला बन गया E बाय R। E बाय R का मतलब कैपिटल R को आप नेग्लेक्ट कर दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस खाली बचा, यानी सर्किट को आपने शॉर्ट कर दिया, तब करंट कितना मिलेगा, एक सेल जितना करंट देता है उतना ही करंट मिलेगा, यानी ये मिनिमम करंट हुआ। इस तरह से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को समझते हैं। इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आपको क्या बताया कि ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट। बहुत सारे सेल्स हैं, n सेल्स, देखिए सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर और सबका निगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर जोड़ दिया। ऐसा करने से ये पूरा सेल पैरेलल में कंबाइंड हो गया। हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, हर एक का ईएमएफ E है। E अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हमने जानबूझ करके एक जैसा लिया है। अब इसमें क्या है कि टोटल ईएमएफ वही रहेगा जो एक सेल का है। सो टोटल ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज E, और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सब का पैरेलल निकालेंगे और उसके साथ इसको सीरीज में जोड़ देंगे। ये कैपिटल R है, दिस इज कैपिटल R। R
स्मॉल आर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हैं, तो 1/r 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 n/r हुआ, यानी उसको उलट देंगे तो r/n हो गया। उस r/n के साथ ये सीरीज में जुड़ गया, तो सीरीज में जुड़ा तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया r/n + r। अब मेन करंट कितना हो जाएगा, करंट सेल से कितना ड्रॉ होगा, तो ओम्स लॉ से EMF/टोटल रेजिस्टेंस। इस n का एलसीएम लेकर के हम इसको ऐसा कर दिए, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब आगे देखो कि अब कंडीशन लगा रहा है, पहला केस, इफ स्मॉल r इज टू मच लेस देन कैपिटल R, सो स्मॉल r कैन बी नेग्लेक्टेड। मतलब क्या हुआ कि जितना रेजिस्टेंस का, ये सेल का रेजिस्टेंस है, वो कैपिटल R से यदि बहुत कम हो तो स्मॉल r को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए। और नेग्लेक्ट करने के बाद फिर करंट हम लोग जब निकाल रहे हैं तो देखिए इस फार्मूले में NE/NR हुआ, NN कट गया, E/R हो गया। ऐसा करने से एक सेल के बराबर करंट हमें मिल रहा है, जो कि मिनिमम हुआ, ये मिनिमम है। दूसरा केस देखिए, स्मॉल r इज टू मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर दिए। अब इस फॉर्मूले में देखिए E/R/n, R को नेग्लेक्ट कर दिए तो हमारा हो गया NE/R। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेल जितना करंट देगा उसका n टाइम्स मिलेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट पाने के लिए क्या शर्त है, पैरेलल सर्किट में मैक्सिमम करंट पाने के लिए स्मॉल r को ज़्यादा होना होगा कैपिटल R से, और सीरीज में मैक्सिमम करंट पाने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम होना होगा। अब ये ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये इस तरह के क्वेश्चंस को सेट कर देता है कि 3 सेल मान लीजिए कि सीरीज में जुड़ा हुआ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है, तो सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा। आप यहाँ से देख लीजिए, शर्त के इसको याद रखिए और इससे आपको आंसर मिलेगा। उसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट पाने का कंडीशन हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब हमें अधिक से अधिक करंट मिलेगा। अब हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब जीरो कर दिए, ख़त्म कर दिए, लेकिन वैसा नहीं होता। नेग्लेक्ट करने का मतलब कि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहेगा, नहीं तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, तो हमारा सर्किट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम यहीं पर लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप ये वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स के सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, और अभी हमने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये दोनों टॉपिक आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे बहुत सारा ऑप्शनल क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा। इसका नोट्स आपको हम बराबर बताते आए हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ब्लू कलर का लिंक दी मिलेगा, उस लिंक को आप टच करेंगे तो डेफिनेटली आपको नोट्स भी मिल जाएगा। थैंक यू।